यहाँ पे रहने के लिए बाकायदा या पढ़ने के लिए? ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस पे मैं ऑलरेडी पूरा एक तहकीकी जो है वो खुद नविश्त बाकायदा से लिख रहा हूँ। ये तकरीबन कोई 21 साल पहले 2001 या 2000 की बात थी कि मैं मानसरा से इस्लामाबाद आया था। और सर मास्टर में आपने इंग्लिश में मास्टर आपने किया और उसके बाद फिर वापस मैथ कम्युनिकेशन की तरफ, इसकी कोई ख़ास वजह? जिस वक्त मैंने मास्टर्स इंग्लिश में किया तो इंग्लिश की डिग्री आज भी उतनी अहमियत रखती है, लेकिन उस ज़माने में इसमें मास्टर्स करना जुए शीर लाने के मुतरादफ था। और ख़ुसूसन हमारे जैसे ज़रा निस्बतन देहाती बैकग्राउंड के नौजवान अगर इस डिग्री की तरफ कन्विंस होते थे तो वो अपना सब कुछ वक्फ कर देते थे इसके हुसूल के लिए। और ये हमारे ज़माने में बड़ी एलीट डिग्री तस्वर होती थी मास्टर्स इंग्लिश में करना। और चूँकि वो एनुअल सिस्टम्स एग्ज़ाम्स होते थे तो हमें पढ़ाने वाले इसातिज़ा और पेपर सेट करने वाले और एग्ज़ाम लेने वाले और साल के एंड तक एक मजमून पे दर्जनों किताबें हमारे कोर्स का हिस्सा होती थी। तो वो एक बहुत ही मज़े का और लेबोरियस किस्म का तालीमी तजर्बा था जिससे लोग मुस्तफ़ीद होके आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बड़े आला ओहदों पे खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो मैं भी इसी ख्वाब और ख्वाहिश में मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश में और यूनिवर्सिटी पोजीशन ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद बहुत ज़माना टीचिंग के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ सका, मुझे कोई करियर काउंसलिंग का मुनासिब शायद फ़ोरम नहीं मिल सका। तो कुछ ज़माने के बाद मुझे लगा कि आई एम राइडिंग अ डेड हॉर्स, सो आई शुड चेंज माई सब्जेक्ट। सो अगेन कुछ ऐसे ही कुछ रूहानी सिलसिले थे जो मुझे मैथ्स कॉम मिले। और मैथ्स कॉम में आप का बैकग्राउंड देहात से है, तो मैथ्स कॉम में जब आए तो आपने फैमिली में बताया तो उनका क्या रिएक्शन था कि मीडिया में आप जा रहे हैं? देखिए, व्हेन आई गॉट एडमिशन इन मैथ्स कॉम आई वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट और मुझे किसी से कंसल्टेशन या वो नहीं लेनी थी। आई वाज कन्विंस्ड पर्सनली कि दिस इज़ व्हाट मैटर्स एंड आई शुड बी अराउंड, सो आई वाज हियर। और मैथ्स कम्युनिकेशन में आपने जब कर ली अपनी डिग्री तो उसके बाद आपने एमफिल भी कर लिया, आपने फील्ड ज्वाइन क्यों नहीं की मीडिया में किसी चैनल के साथ? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और उससे ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि मैथ्स कॉम में दाखिला लेने से पहले मैं बाकायदा मीडिया के साथ इन्वॉल्व हो चुका था। मैं नेशन अखबार के डेस्क पे जो है वो मुझे थोड़ी बहुत जगह मिल चुकी थी। मैं और बहुत से इस तरह के मेरे मशागल ऑलरेडी जारी थे और वहाँ से मुझे एक्चुअली पता चला कि मैथ्स कॉम की एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल लाइफ को असिस्ट करेगी। और मैं जब जहाँ पे आया तो मेरी डायरेक्शन अगेन क्लासरूम में सेट होगी। सो दिस वाज समथिंग। और उसके अलावा मैं काफ़ी अरसा जो है वो एक लीडिंग टीवी चैनल पे प्राइम टाइम का एक शो होस्ट करता रहा, कई सालों तक रेडियो का एक प्रोग्राम करता रहा। और अभी कुछ तदरीसी मसरूफियात की ज़्यादती इतनी थी कि मैं उस तरह से प्रैक्टिकल मीडिया को हम इन टाइम मैनेज नहीं कर सकते थे। तो ये वो वजूहात हैं कि हमारा ज़्यादा फोकस क्लासरूम्स और एकेडमिक साइड पे रहा। कौन सा चैनल आपने ज्वाइन किया, कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या था? बड़ी लंबी कहानी है। मैं इनिशियली जो है वो एक वर्निकुलर बल्कि मल्टीलिंगुअल फोरम था K2 TV, वहाँ से मैंने हिंदको न्यूज़ का आगाज़ किया। और मेरी हिंदको न्यूज़ और हिंदको प्रोग्राम्स करंट अफेयर्स के हिंदको बेल्ट के अंदर बहुत पॉपुलर होते थे। मैं बड़ा लाइवली जो है वो लिंगुअल हवाले से, लिसानी हवाले से, ज़ुबान की चाशनी के हवाले से वहाँ पे प्रोग्राम करता था। और वो हिंदको जो ब्रॉडकास्टिंग है उसकी रिवायात में PTV की एक आध वर्जन के अलावा वो शुरुआत थी, जिसका मुझे बजा तौर पे फ़ख्र है कि वो प्रोग्राम काफ़ी अर्सा बहुत लाइक किया जाता रहा, लोग उसे पसंद करते रहे। मैं अपने उस हिंदको बेल्ट के अंदर मारूफ शख्सियत बन गया उस प्रोग्राम की वसातत से। और उसी दौरान मुझे जो है वो एक मौका मिला और मैं इस्लामाबाद के एक चैनल के साथ मैंने अपना एक लाइव जो है वो प्राइम टाइम द ओपिनियन के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया और वो भी तकरीबन 2 साल तक चला। तो उसके अलावा जो है वो इलामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का FM चैनल था, उस पर फैकल्टी टाइम्स के नाम से 12 से 1 बजे तक मैं 3-4 साल तक तालीमी अहमियत और नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करने के हवाले से एक मोटिवेशनल प्रोग्राम करने की सआदत मुझे मिलती रही। मैं उसको काम नहीं समझता था, वो एक मिशन था। और ये वो चंद अचीवमेंट्स थी साइड बाई साइड जब मैं पढ़ भी रहा था और हल्का फुल्का जॉब्स भी कर रहा था। अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कब आया? मुझे और हमें ज़ाती तौर पे हमारी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस होती हैं और मैं ज़ाती तौर पे हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम जिस जगह पे खड़े होते हैं, हमारे बच्चों की तवक्कुआत होती हैं कि हमारे उस्तादों की क्रेडेंशियल्स क्या हैं और असातिज़ा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मैंने जस्ट फॉर फन
जो है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, और उसको ना तो हम टाइम दे सकते थे और ना ही हमारे पास ये मुमकिन था कि हम उसको फुली उस तरह प्रोफेशनली चला सकें। लेकिन वो अभी क्वाइट रिसेंट फिनोमेना था व्हेन वी रियलाइज्ड के बच्चों को न्यू जो प्रोमिसेस हैं ऑफ द फील्ड ऑफ मैस कॉम उसकी तरफ राग़िब करने के लिए फोरम्स की ज़रूरत थी। तो उस एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमने एक हल्का सा एडवेंचर लास्ट ईयर किया था। ठीक है सर, मैथ्स कॉम किन लोगों की फील्ड है आपके ख्याल में? देखिए, मैस कॉम हर उस शख्स की फील्ड है जो कि मिशन से, जो कि मेहनत से, जो कि सदाकत और दयानत से, जो जवानमर्दी और जुर्रत से, जो बेबाकी और जहानत और फतानत से, और जो ज़ुबान की महारत से माला माल है। ये हर उस शख्स की फील्ड है जिसके अंदर आर्ट, कल्चर, तारीख़, अदब और बाकी जो फ़नून लतीफ़ा हैं उनके जो मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं उसके अंदर मौजूद हों। ये हर उस शख्स की फील्ड है जिसके अंदर एस्थेटिक सेंस हो। ये हर उस शख्स की फील्ड है जो माशरे में कुछ मशतरी जज्बों से काम करना चाहता हो। टेक्नोलॉजी ने ये सारे काम आसान करके उसके लिए आसान कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस रियायत की ज़रूरत है इसमें आने से पहले कि ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में अभी पूरी तरह से हमें अपने राइट्स का ना आवाम को और ना हमारे ख़वास को सही तरह से इल्म है, तो बहुत से लोग आके रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। फील्ड की चॉइस में इंटरेस्ट के अलावा और क्या चीज़ एक स्टूडेंट को अपने अंदर देखनी चाहिए? ग्रोइंगली मैस कॉम की फील्ड जो है वो डिमांडिंग हो चुकी है, और इसमें जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपकी ज़ुबानी महारतों के अलावा वो कुछ प्रैक्टिकल महारतों, कुछ टेक्निकल महारतों का नाम है। और अगर आप उन टेक्निकल महारतों के साथ सही तरह से इस फील्ड में नहीं जा रहे तो आपके लिए ग्रोथ का चांस निस्बतन कम है। अगर आप उन रिक्वायर्ड जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए बुनियादी चीज़ें हैं उनको लेकर करते हैं तो फिर भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपको इल्मी हवाले से, आपको लिसानी हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, आपको कम्युनिकेशन जो इब्लाग के हवाले से अगर आपकी रुकावटें हैं तो फिर भी शायद आपके लिए तमाम तरह वैराइटीज़ के बावजूद कहीं न कहीं मसाइल के सबब बन सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आज के मुस्तकबिल के मीडिया के लोगों को प्लान करनी होंगी कि वो अपना वो कॉम्पिटिटिव एज किसी खास शोबे का रखें, फोकस रखें, और उसके हुसूल के लिए वो अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बुरुकार लाएँ, और फिर ये दिस वर्ल्ड एंड सक्सेस एंड अचीवमेंट्स आर देयर। जब एक नई क्लास आती है मैथ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में, तो आपके ख्याल में कितने स्टूडेंट होते हैं क्लास में एवरेज जो कि अपनी फील्ड का ठीक चुनाव करते हैं? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जो कि हमारी तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सहराई में, और अमूमन जिन तजर्बात से, जिन मुशाहिदात से, जिन तजर्बात और मुशाहिदात से हमें गुजरना पड़ता है, तो हमारे पास बहुत सी बाज़-औक़ात अनबिलीवेबल स्टोरीज़ होती हैं। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करने के बाद उनकी आँखें खुलती हैं और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना खुदादाद सलाहियतों को आज़माना शुरू करते हैं और बहुत जल्द कामयाब नज़र आते हैं। हमारे पास कामयाबियों की ऐसी कई दास्तानें मेरे पास कोट करने के लिए ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात में मौजूद हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहुत एकेडमिकली शार्प बच्चे होते हैं, लेकिन आगे हालात, मसाइल और उनकी जो खुद जिन्हीं पर्सनल सिस्टम्स होते हैं वो शायद उस तरह से ज़रूरियात या चैलेंजेस पे पूरा नहीं उतरते और वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। नमल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा दिलचस्प सवाल है और बड़े सेर हासिल रिस्पांस की ज़रूरत है इस पर कि इस पर रिस्पॉन्स दिया जाए। मैं इसको सिंपली कहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का यूनिक तजर्बा। इसके अलावा आपने जो अपने एकेडमिक फील्ड को परस्यू किया है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त कहाँ से मिला, कहाँ पे मिला? मैं ज़ाती तौर पे साबिर शाकर किस्म का इंसान हूँ और अल्लाह की हर इनायत और एहसान पे शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे पास इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं नौजवानों को भी सजेस्ट करूँगा कि जब तक इंसान में कनात नहीं है, सदाकत नहीं है, सब्र नहीं है, मेहनत नहीं है, उस वक्त तक कोई मौजज़े या करामात रूनुमा नहीं होती। और आपको पूरी लगन के साथ, पूरी दयानत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जस्तजू का सफ़र जारी रखना चाहिए। और ये ज़िंदगी वैसे भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कभी कुछ का कुछ हो सकता है। तो मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, और जो आगे आएगा उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैथ्स कम्युनिकेशन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना आपको सबसे अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मैं ज़ाती तौर पे मुझे क्लास का क्रेज़ है। मुझे जब बच्चे या सामीन मुयस्सर हों तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि मैं कौन सा मज़मून पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन फिर भी कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं कि हमारी उनके साथ जज्बाती लगाव हो जाता है। ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात इंसान उनमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है। तो गुज़िश्ता कुछ ज़माने से डिपार्टमेंट के अंदर मैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाता रहा था, तो अब मुझे सब्जेक्ट से एक उनसियत सी हो गई है। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट मैं आपसे आपकी वसातत से शायद बच्चों को बताऊँ कि गुज़िश्ता जो सेमेस्टर था वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का आखिरी सेमेस्टर था, चूँकि नई इनटेक मैथ्स कॉम एमएससी मैथ्स कॉम की नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा है कि मेरा वो सब्जेक्ट जो है वो शायद दफन हो रहा है। तो इसके अलावा अगर बीएस में आपको अगर भेजा जाए तो आप क्या कहेंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, आपकी चॉइस क्या होगी? कुछ सवालात आपके मैं शायद उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता, इनको रीफ्रेज़ होने की ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी बीएस में क्लासेस लेता रहा हूँ, कई मज़ामीन जो हैं काफ़ी अरसे से पढ़ाता रहा हूँ। बीएस और एमएससी को बहैसियत फैसिलिटेटर एंड मॉडरेटर मैं बहुत डिफरेंट देखता हूँ, क्योंकि बीएस में बच्चों का एनर्जी लेवल, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका कॉम्पिटेंस बहुत डिफरेंट है एमएससी के हवाले से। तो उनके साथ हम हर लेवल पे एकेडमिक गुफ्तगू कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी एक्सपेक्ट करते हैं और उमूमन आता है। जब एमएससी में बच्चे जो हैं वो बेचारे ऑलरेडी 2 साल मुख्तलिफ एवरेज पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम से जब वो आते हैं तो उनका रिस्पांस सिस्टम शायद उस तरह का उमूमन नहीं होता, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो ये मैटर करता है रिसीवर पे, ऑडियंस पे और उसकी कैपेबिलिटी पे। तो बीएस के साथ भी जो मेरे तजर्बात रहे या रहेंगे, तो मैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल और स्पार्क फील करता हूँ कि वो बच्चे जो हैं उनका रिस्पांस सिस्टम, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर होती हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको दिया जाए बीएस में पढ़ाने के लिए? यानी अब तो किसी ने कहा था ना, इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कभी पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अब मुझे ये डिसीजन खुद लेना होता है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है और मैं कई सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ ऑलरेडी। ज़िंदगी में अच्छा वक्त किस एज में मिलता है और आपको किस एज में मिला था? वेल ये तो और बड़ा अच्छे वक्त की सब्जेक्टिव सवाल है अच्छे वक्त की और डिफिनेशन आप क्या करेंगे? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हर बंदा इसका अपने कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना चाहेगा और हर बंदा उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ करेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ज़िंदगी को अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत समझता हूँ और इसमें जब आप पुरसकून तरीके से सांस लेना आपको मुयस्सर है, तो ये आपका अच्छा वक्त है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, आपको कुदरत के ख़जानों पे कितना यकीन है और आप उसके लिए क्या स्ट्रगल करते हैं। आपके लिए माहौल खुशगवार है तो उसकी क्या प्रोमिसेस हैं और अगर खुदा न खास्ता सपोर्टिव नहीं है तो वो कैसी ब्लेसिंग है। ये डिसीजन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक इंसान की अपनी है। मीडिया में पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? आपके बहुत से सवालात से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, उससे मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे मैं ज़्यादातर लोग मुझे मुतासर नहीं कर पाते और मैं लाइक्स डिसलाइक के चक्करों से थोड़ा बहुत आगे चला गया हूँ और उसकी वजह मेरा गैर मामूली होना नहीं है कि इससे ये पहलू न लिया जाए। उसकी वजह ये है कि मैं ज़िंदगी के जिन नज़ाकतों और जिन राज़ों से शायद अपने आप को समझता हूँ कि मैं वाकिफ़ होता जा रहा हूँ, जिसका मैं तालिब हूँ, वहाँ पे ये लाइक्स डिसलाइक्स का कोई मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा चैनल फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है? पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसका असल अलमिया पाकिस्तान की सहाफ़त के बजाय पाकिस्तान के सहाफ़ती ऑडियंस है, सामीन, क़ारीन और नाज़रीन है। जब तक वो सामीन, क़ारीन और नाज़रीन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में मीडिया लिटरेट नहीं होंगे, वो इंडस्ट्री और जर्नलिज़म की सदाकतों, नज़ाकतों और पेशा वाराना मजबूरियों और बारीकियों को नहीं जानेंगे। मैं नहीं समझता कि आइडियली पाकिस्तान का मीडिया उस वक्त तक लोगों के लिए डिलीवर कर सकता है, चूँकि ये मार्केट ओरिएंटेड जर्नलिज़म है और इसमें उस मिशनरी जज्बे को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है जो तश्कील पाकिस्तान में पाकिस्तानी सहाफ़त ने अपना किरदार अदा किया था। उन तारीख़ी रिश्तों से इसको अपना जोड़ पैदा करना होगा, जिनमें वो मिशन ऑफ स्पिरिट भी होता है, कमिटमेंट भी होता है, सच्चाई और बुनियादी सहाफ़ती इक़दार की पासदारी भी होती है और उसके साथ साथ जो ज़माने का मिजाज है वो भी शामिल होता है। तो बुनियादी तौर पे इसको डायरेक्ट रेगुलेट करने वाली पावर जो है वो बुनियादी तौर पे सामीन, क़ारीन और नाज़रीन है और मीडिया लैंडस्केप जिस तरह से चेंज हो रही है उसमें इन चीज़ों की सरहदें जो है वो बहुत मिक्स हो रही हैं, आपस में बहुत गड़बड़ होती जा रही हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी नज़रियात, आपके ख़यालात और आपके जज्बात से हम आहंग कौन सी चीज़ है जिसको आप सच तस्लीम करते हैं
ये पोस्ट मॉडर्निज्म की दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि यहाँ पे ग्रैंड नैरेटिव्स नहीं हैं, सच्चाई और झूठ। ठीक हो गया। मीडिया की आज़ादी के बारे में पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है? पेमरा कितना आज़ाद है? देखिए, मुझे आपका स्क्रिप्ट पहले लिखना चाहिए था कि आप मुझसे किस किस्म के सवाल करने जा रहे हैं। माशरा इंफॉर्मेशन स्टॉक माशरा तस्वर किया जाता था, जिसमें इंफॉर्मेशन तक रसाई और जानने के जो हुकूक हैं, राइट टू नो है, उसकी इंटरटेनमेंट के उस तरह से मुस्तनद फ़ोरम नहीं थे। ये बड़ा आयरनिकल है, बड़ा मज़ाक़ खेज़ है, बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का सहरा या मीडिया की मौजूदा सूरत हाल का सहरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मुशर्रफ रजीम को जाता है। उससे पहले की जमहूरी हुकूमतें और उसके बाद की जमहूरी हुकूमतें शायद उस तरह से अपना किरदार नहीं अदा कर पाई जैसा कि वो दो, उसकी और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक वजह जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर की लिबरल पॉलिसीज़ थी टूवर्ड्स, फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी टूवर्ड्स मीडिया, जो कि अल्टीमेटली उसके लिए भी ख़तरनाक साबित हुई। और यही मीडिया जो है आखिर मुशर्रफ गवर्नमेंट को ले डूबा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़ती बरादरी ने, सहाफ़ियों ने इज़हार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में सहाफ़ियों के कोड़े खाने के वाक़यात, जेलों में जाने के, पाबंद सलासल होने के वाक़यात की कोई कमी नहीं है। आज भी पाकिस्तान का सहाफ़ी मुख्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप्स के सामने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाता है। मुख्तलिफ़ कॉन्फ्लिक्ट और वार जोन्स के अंदर जिस तरह की कुर्बानियाँ देता है वो काबिल सताइश हैं। बहुत से नादीदा हाथ पीछे से डोरियाँ हिलाते हैं, और वो प्लेयर्स जो हैं वो सहाफ़ियों की ज़िंदगियों और उनके काम में मुदाखलत करते हैं और मुतासर करते हैं उसको। जमहूरी इक़दार में मीडिया की आज़ादी और सहाफ़ती आज़ादी की जो ज़रूरत है वो दुनिया भर में उस तरह से आइडियल नहीं रही। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। पसंदीदा मुसन्नफ़ आपका कौन सा है? वेल अगेन बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं ज़ाती तौर पे अदब, तारीख़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुझे देखने का मामूली से इत्तफ़ाक़ हुआ है। हमें बोलने से फ़ुर्सत नहीं होती, पढ़ने का कम वक्त मिलता है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे तो उस्ताद भी, हमें मेरा ख़्याल है बोलने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे अगर आपको कहूँ तो मैं सिर्फ़ जो है वो कुरान हकीम से बहुत मुतासर हूँ। और पसंदीदा किताब भी यकीनन वही होगी। उसके अलावा कोई किताब आपने पढ़ी हो? अक्सर किताबें अपने वक्त की हांट करती हैं, और उनमें बंदा मेरे पास 7 तो बड़े दिलचस्प एक्सपीरियंसेस हैं। व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश, तो एक किताब हमेशा उठा के घूमा करता था, और इवन के निजी महफ़िलों में, शादियों में, गमी में वो मेरी बगल में वो किताब होती थी, और फैमिली के बहुत से लोग इसको बड़ा तनकीद करते थे, तहकीर करते थे, आवाज़ें कसते थे कि ये किताब बड़ी उठाई होती है। बट दैट पेड मी अ लॉट। और उस किताब का सफ़र जो है वो बड़ी दिलचस्प किताब है। मैं अपने तलबा को अमूमन रिकमेंड करता हूँ। वो जॉन मिल्टन की प्रोज़ बुक थी, एरोपजेटिका, विच डील्स विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बात करती है। वो इज़हार राय की आज़ादी का वो मुकदमा है जो कि एक शायर ने लड़ा था। तो मैं अपने तलबा को बड़ा रिकमेंड करता हूँ कि आप उस एरोपजेटिका को ज़रूर पढ़ें। उसका नाम और टाइटल बड़ा मुश्किल पहली दफ़ा इंसान को लगता है, लेकिन उसमें उस जॉन मिल्टन ने जिस फ़लसफ़े, जिस खूबसूरती से दलील के साथ इज़हार राय की आज़ादी का मुकदमा लड़ा है, वो काबिल सताइश है। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट बुक। मैस कम्युनिकेशन के बारे में 2 जुमले आप क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन के बारे में 2 जुमले तो समंदर में कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज इज़ ऑफ द मैस कॉम। मैस कम के स्टूडेंट्स के लिए एक नसीहत। मैस कॉम का तालिब इल्म हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकता है मौजूदा चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स में, लेकिन वो कभी अपनी कमिटमेंट्स, वो अपनी सेल्फ ऑनेस्टी और अपनी स्किल्स, और खुसूसन जो उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, उन पे कंप्रोमाइज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको कहा जाए कि नमल के मैथ्स का डिपार्टमेंट में एक तब्दीली आप लेकर आए, तो आप क्या तब्दीली लेकर आएंगे? मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि यहाँ के दरो दीवार भी आपसे बातें करें, ये भी आपको ना सेल्फ डिस्कवरी पे मजबूर करें, ये भी आपको ना इस बात पे मजबूर करें कि आप अपनी शनाख्त कर सकें, अपनी पहचान कर सकें आप। और वो एक हॉलिस्टिक अटेम्प्ट के ज़रिए से हो सकता है कि हमारी जितनी कमिटेड टीम माशाल्लाह इस वक्त तलबा के सामने, तालिबात के सामने क्लासेस में खड़ी होती है, वो उसी मिशनरी जज्बे के साथ खड़ी होती भी है, और इसमें हम मज़ीद
जो है वो एनर्जी शामिल कर दें कि हमारे बच्चे हमारे पास आने के बाद अपने आप में मस्बत तब्दीलियाँ महसूस करें, वो शोबे ज़ात माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हों, वो टेक्नोलॉजी और इल्म व हुनर की दुनिया में बाइज़्ज़त नाम कमाएँ, वो माशरे की जो मालूमात के हवाले से इंडस्ट्री की भाग दौड़ है वो उनके हाथों में होनी है। तो उनको अपनी इन जो है वो ज़िम्मेदारियों के हवाले से सेंसिटाइज़ होने की ज़रूरत है। मैं चाहूँ कि डिपार्टमेंट आने वाले किसी तालिब इल्म का 1 सेकंड ज़ाया ना हो। वो अपना वक्त इतना फोकस्ड रखे कि ये माहौल भी उसको असिस्ट करे या साथी भी उसको असिस्ट कर रहे हैं, और उसकी जो अपनी तरफ से जो स्पार्क वो लेकर करता है वो आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह आई विश के बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस और कोरोना के बाद ऑन कैंपस और ऑनलाइन क्लासेस में आपने क्या डिफरेंस फील किया है? स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करने में इशू होता है? स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों पे बहुत से स्टेक होल्डर्स को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम भी उन तमाम तर कमज़ोरियों का एतराफ़ करते हैं। हमारे पार्ट पे बेसिक एज टीचर्स भी कुछ कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की शादी है ना, हालिया कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी माशरे में, इसमें बहुत सी बेहतरियाँ और बहुत से प्रोमिसेस और बहुत से पॉजिटिव पहलू भी हमारे मुंतज़िर हैं। हमने देखना है कि हम ऐसे इलाके, मुल्क और वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम जो आलमगीरियत की ज़रूरतें हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की डिमांड्स हैं, हम एज ए नेशन उन सारी ज़रूरियात को सही तौर पे शायद उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे। हमारा जो लिटरेसी रेशो है, जो हमारी शरह ख्वानदगी है, वो शर्मनाक हद तक कम है। तो ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में भी हमें नए प्रोमिसेस और नई चीज़ें अनफोल्ड कर रही है कि हम इसको तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, रिमोट एरियाज़ के तलबा को अकोमोडेट करने के लिए इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ताकि बच्चे, असातिज़ा, इदारे सही तौर पे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमें एनर्जी क्राइसिस को देखना है, हमें डिजिटल डिवाइड जैसे अहम इशू को हैंडल करना है कि हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, और हमें इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इट ऑफर्स न्यू यू सी विस्टास ऑफ रिसर्च, कनेक्टिविटी, इंटरेक्शन, and it's not even that much costly. Thank you, sir. You're Thank you, welcome. sir. Okay.